सो आज का एजेंडा हमारा यही रहेगा, इक्विटी मेथड करना है, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इसके, डायरेक्ट क्वेश्चन सही समझेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं, एक्सेस परचेज प्राइस और इम्पेयरमेंट, एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर वैसे, ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट्स। तो ये सारा जो हमारा इन्वेस्टमेंट विद एसोसिएट्स वाला पार्ट है। कुछ इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट में एक दो चीज़ें बची थी जो कि है इंपॉर्टेंट। एक काफ़ी अच्छा ग्राफ दे रखा है करिकुलम में, तो या तो वहाँ से देख लो या ऐसे ही देख लो। जो इक्विटी सिक्योरिटीज़ है मेरी, वो एमोटाइज कॉस्ट पर तो कभी होंगी नहीं, तो किस चीज़ पर होंगी, या तो एफ ई ओ सी आई, ए एफ एस कर लो, एफ ई पी एल कर लो, एच एफ टी कर लो, इन दोनों के सिवाय किसी चीज़ पर हो नहीं सकती। ठीक है, दोनों में से कोई एक मैंने एक बार चूज़ कर लिया, या तो एफ ई ओ सी आई या एफ ई पी एल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग द एसेट फॉर द फर्स्ट टाइम, इन दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर लिया तो वो फिक्स रहेगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। अगर मैंने कोई सिक्योरिटी एफ में क्लासीफाई कर दी तो जब तक मैं सिक्योरिटी को बेच नहीं देता तो एफ में क्लासीफाई रहेगी। सेम गोज फॉर एफ। ठीक है, द वर्ड यूज हेयर इज इररिवोकेबल चॉइस। ठीक है, जबकि हमारी डेट सिक्योरिटीज़ जो है ना, इक्विटी सिक्योरिटीज़ में ये और चीज़ देख लेना, जो हमारे तुम्हारे एक तो एम्बेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, प्लस तुम्हारे ये जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट दे आर नॉट यूज फॉर हेजिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो है हमारा एफ वी पी एल में जाएगा, जैसे डेरिवेटिव्स है लेकिन उससे हेजिंग नहीं कर रहा हूँ तो एफ पी एल में जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं हेजिंग शुरू कर रहा हूँ, डेरिवेटिव्स यूज्ड फॉर हेजिंग, दैट वुड गो इनटू एफ ई ओ सी आई। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। डेट सिक्योरिटीज़ को रिपोर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे एमोटाइज कॉस्ट आ गया। ठीक है, इसको इवन एफ पे भी रिपोर्ट कर रहे हैं, एफ ओ सी आई पे भी रिपोर्ट कर रहे हैं। एमोटाइज कॉस्ट को तो बताइए। ठीक है, दो टेस्ट सेटिस्फाई करेगा एमोटाइज कॉस्ट पर रिपोर्ट करने के लिए एलिजिबल है। पहला बिजनेस मॉडल, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज आ रहे हैं। दूसरा कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, जिसके अंदर बेसिकली ये कहता है कि जो भी कैश फ्लो रिसीव हो रहा है या तो वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल है या दोनों है। ठीक है, एफ की करें तो एफ के अंदर एक जो केस आता है करिकुलम में डिस्कस है, वो है अकाउंटिंग मिसमैच का। ठीक है, एक अकाउंटिंग मिसमैच का अगर ये समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल ये रहेगा, मान लो कोई कंपनी एक्स है, ये कंपनी वाई है, ये दोनों एंटर कर रखे हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप में। ठीक है, एक्स की जो लाइबिलिटी है वो ये शो करती है कि उसे 5% का फिक्स्ड रेट देना है, लेकिन ये रिसीव क्या करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू रिसीव वेरिएबल रेट। तो ये मान लेते हैं लाइबोर प्लस 2% का रेट एक्सेप्ट कर रहा है ये। ठीक है, अब जो भी एक्स की बैलेंस शीट बनेगी ना, वो तो 5% के हिसाब से चला रहा होगा वो, लेकिन लाइबोर क्या हमेशा 5% के हिसाब से परफॉर्म करेगा? लाइबोर एक मार्केट वर्ल्ड वाइड रेट है सॉरी, तो दिस वुड बी कंटिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, तो कभी ये 5% को मैच कर गया, कभी ऊपर हुआ कभी नीचे हुआ, तो इसकी वजह से जो वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न की वजह से लाइबोर है, जो एक मिसमैच हमारा क्रिएट हो रहा है उसे हम अकाउंटिंग मिसमैच कह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं, हाईलाइटर से डाल देते हैं। इसको से रेट ऑफ रिटर्न तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, मार्केट रेफरेंस बोलेंगे, तो एम आर आर गलती से बोल दिया मैंने, करेक्शन। ठीक है, बाकी एफ ई ओ सी आई वाला तो बता ही दिया था कि कैसे चल रहा है। एफ ई ओ सी आई इंटरेक्शन भी मैंने शायद बताया था, नहीं बताया था, नहीं बताया था इंटरेक्शन। तो इक्विटी सिक्योरिटीज़ में तो इररिवोकेबल है, लेकिन डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर ऐसा नहीं होगा। जैसे हमारा एमोटाइज कॉस्ट है, उसको अगर मैं ये फेयर वैल्यू मेथड्स, जैसे तुम्हारा एफ हो गया, एफ ओ सी आई हो गया, उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ तो क्या होगा, ये तो एमोटाइज कॉस्ट पर रिपोर्ट हो रहा था, फेयर वैल्यू से तो दूर दूर तक इसका रिलेशन ही नहीं था। तो मैं क्या करूँगा, आई विल रिपोर्ट दिस, और मैं ये ट्रांजेक्शन हो रहा है बेसिकली, बैलेंस शीट पर जाऊँगा, मैं इसको फेयर वैल्यू पर रिपोर्ट कर दूँगा, जो भी आज के मार्केट में रेट चल रहा है उस पर रिपोर्ट कर दूँगा। कोई भी गेंस एंड लॉसेस है मैं डायरेक्ट उनको जाके इनकम स्टेटमेंट में ऐड करवा दूँगा, ई एन एल जी, गेंस और लॉसेस। ठीक है, और फिर आगे चलते रहेंगे। बेसिकली फेयर वैल्यू वाले जो मेथड्स हैं, एफ ई टी एल या एफ यू सी आई, तो वो जो चीज़ें जैसे जैसे डील करते हैं सिक्योरिटीज़ का, वैसे वैसे डील करेंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे। ऑन दी अदर हैंड अगर रिवर्स हो रहा है कि मेरा फेयर वैल्यू है और फेयर वैल्यू मेथड से उठ के मेरा एमोटाइज कॉस्ट पे जा रहा है, तो मेरी जो आज की डेट में फेयर वैल्यू है वो भाई साहब मेरी कैरिंग वैल्यू बन जाएगी इसमें।
और फिर मैं आगे सिमिलरली रिपोर्टिंग करूँगा, जैसे पिछले वाली क्वेश्चन करी थी चेंजिंग वाई वगैरह की। मान लो ये बॉन्ड है और वो AFS में क्लासीफाई हो जाए तो क्या रहेगा उसका। तो हमने एक वो वाई चेंज करा था ना वहाँ पे, तो वैसे वाई चेंज करके कैरिंग वैल्यू के हिसाब से आगे रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जैसे अगर हमें इनिशियल डिटेल्स दे रखी हो कि बॉन्ड हमारा 4 साल का था, अब 2 साल बाद वापस वहाँ पे जा रहा है, तो कैरिंग वैल्यू तो कर दोगे, ठीक है, फिर उसका वाई निकाल लेना। सो हाँ आई गेस इतना ही था ये वाला तो। बाकी OCI, हाँ OCI में कुछ भी इसका सामान पड़ा होगा PNL में डाल देना भाई, ख़त्म। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन इक्विटी मेथड। जो हमारा इन्वेस्टमेंट विद एसोसिएट्स था वो हमने पढ़ा था 20% to 50% वाला होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा एक कीवर्ड इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अब इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं इक्विटी मेथड करके। इन्वेस्टमेंट विद एसोसिएट्स हो गया, आपका जॉइंट वेंचर हो गया, दोनों को आपका इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग में मदद करता है, इसी के थ्रू कैलकुलेट करा जाता है बेसिकली। सो अज्यूम करते हैं, अच्छा इसे वन लाइन कंसोलिडेशन होता है इसमें। वन लाइन कंसोलिडेशन क्या होता है, एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, ये कंपनी X है, इसने एक कंपनी Y में कुछ स्टेक खरीदा, मान लेते हैं $10 मिलियन के लिए 25% स्टेक खरीदा। कॉन्सिक्यूटिवली इसने नेट इनकम अपनी रिपोर्ट करी 6 मिलियन और डिविडेंड्स बताए इसने आपके 4 मिलियन। यस, अब देखते हैं जब मैंने ये कंपनी खरीदी तो मैं इसकी रिपोर्टिंग कैसे करूँगा। X बेसिकली कैसे रिपोर्टिंग करेगा, यहाँ पे X इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्टी है, डबल E। ये हमारी क्वांटिंग इक्वेशन जो कि हम X का देख रहे हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर है उसका देख रहे हैं। तो जब ये खरीदेगा तो क्या क्या रिपोर्ट करेगा कि मेरा कैश जो है कितने से कम हुआ है, 10 मिलियन से। एक और लाइन रिपोर्ट करेगा इन्वेस्टमेंट इन Y और उसे इंक्रीज कर देगा 10 मिलियन से। नेट इफेक्ट मेरा कितना आया, 0। सिंपल सिंपल चल रहे हैं अभी। फिर से $10 मिलियन के लिए मैं 25% स्टेक उठाया कंपनी Y ने। कंपनी Y, ये तो बात ही बात है, ठीक है, ये तो हम कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। उसके बाद जब कंपनी Y ने अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करे कि मेरी नेट इनकम इतनी है, मेरा डिविडेंड इतना है। अब तुम अगर किसी कंपनी के 25% मालिक हो और उस कंपनी ने 6 मिलियन कमाए तो तुम जाके बोलोगे कि भाई इसका हिस्सा तो मेरा भी है, मैं ओनर हूँ इस कंपनी का। कितना हिस्सा है, प्रोपोर्शनल शेयर कितना है उस हिस्से में आज से। तो नेट इनकम में प्रोपोर्शनल शेयर कितना है, प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ X इन Y's नेट इनकम कितना है, $6 मिलियन उसने कमाए नेट इनकम में और मेरा 25% शेयर है बस 1.5 मिलियन। अब उसका डिविडेंड भी बांटे, फिर बोलोगे डिविडेंड में भी शेयर आना चाहिए, मेरा ओनर हूँ मैं। प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ X इन डिविडेंड्स कितना आ गया, 4 मिलियन इंटू 25%। 1 मिलियन तो सिर्फ डिविडेंड में बनता है मेरा लेना। अब 1.5 मिलियन जो है ना, ये जाता है हमारा इनकम स्टेटमेंट में, शेयर ऑफ एसोसिएट्स इनकम करके, ठीक है, अदर इनकम में चले जाएगा। जो हमारे डिविडेंड्स हैं कहाँ जाएंगे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाएंगे, ठीक है। और जो डिविडेंड है उसको ना एक तरीके से अकाउंट रिसीवेबल की तरह देखो कि हम इक्विटी का कोई पोर्शन एक्सचेंज कर रहे हैं टू गेट डिविडेंड्स, ठीक है। अब हमें डिविडेंड मिलेंगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ये तो बैलेंस शीट है ना, इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो हमने रिपोर्ट कर रखी है Y की, तो हम डिविडेंड वाला जो अमाउंट बना है उससे कम करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट ईयर होएगा मान लो 20x1 था, ये 20x2 हो गया। नेक्स्ट ईयर जब इसका रिजल्ट वगैरह आया तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा कि नेट इनकम इतनी है, डिविडेंड इतना है। पहले तो मैं देखूंगा मेरा इन्वेस्टमेंट इन Y में क्या क्या चेंजेस आएगा। इन्वेस्टमेंट इन Y बल्कि एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट इज़ नाइस। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। अब वाई ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, हमने ये चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं, तो देख लेते हैं क्या चीज़ कहाँ पे जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे करा इन्वेस्टमेंट इन Y, तो हमारी इंक्रीज़ हुई थी वो 10 मिलियन से,
लेकिन हमारे जो डिविडेंड्स हैं हम उसे अकाउंट रिसीवेबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट इन वाई इन द एसोसिएट कंपनी को ऑफसेट करेगा। इन्वेस्टमेंट इन वाई मेरा 10 मिलियन था, मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा 1 मिलियन से क्योंकि मेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरी ये जो है ये कितने से बड़ी है, 1.5 मिलियन से बड़ी है। इन्वेस्टमेंट भी तो बड़ी है मेरी, 1.5 मिलियन से 6 मिलियन कंपनी ने कमाया है। ऑन द अदर हैंड इनकम स्टेटमेंट पे मैं शेयर इन एसोसिएट्स कितना आया होगा, उसकी इनकम कितनी है 1.5 मिलियन, उससे इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जो हमारा डिविडेंड है ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाएगा, यहाँ पे डबल काउंटिंग तो करेंगे नहीं, ठीक है, कि इनकम स्टेटमेंट में भी डाल दिया और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी, ठीक है, डबल काउंटिंग अवॉइड करेंगे। सो नेट, अब हम देखेंगे नेट चेंज कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इससे मेरा नेट इनकम बढ़ जाएगा। अच्छा वैसे ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है ना, कैश एक्सपेंस क्या है हमारा, डिविडेंड है। 1.5 मिलियन से इंक्रीज़ हुआ है, ये जाके मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट करेगा, वो इंक्रीज़ हो जाएंगी मेरी 1.5 मिलियन से, ठीक है, इन दी इक्विटी। ये तो मेरा, और कैश जो है, कैश भी मेरा इंक्रीज़ हुआ है डिविडेंड्स की वजह से, दैट इज़ 1 मिलियन। तो मेरा नेट चेंज कहाँ आ रहा है, दिस इज ड्यू टू डिविडेंड्स, ठीक है। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में डिविडेंड ऐड नहीं करेंगे, नेट चेंज मेरा 1.5 मिलियन का ही आ गया, ठीक है, क्योंकि दिस वॉज तो इनिशियल वैल्यू ना, ये तो बिगनिंग वैल्यू थी, इसको तो मैं चलो ऐसे रहने देते हैं, डालते नहीं। तो अगर मैं इस इक्वेशन में एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी देखूँ तो एसेट मेरा इन दी एंड 1.5 मिलियन से बढ़ा, लाइबिलिटी का कोई चक्कर ही नहीं है, रिटेन अर्निंग्स में मेरी कितने से बढ़ गई 1.5 मिलियन से, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी मैच कर गया, बस यही चाहिए था। अब तो इसके अंदर इतना कोई झमेला वगैरह नहीं था, तो सिंपल इक्विटी मेथड लगा रहे थे हम, ठीक है। अब इक्विटी मेथड जो है ना, अब तो जैसे हमारी कंपनी प्रॉफिट में थी तो इक्विटी मेथड एप्लीकेबल था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कंपनी कंसिस्टेंटली लॉसेस रिपोर्ट कर रही है, एसोसिएट कंपनी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉफिट्स फ्लो हो रहे हैं आपके इक्विटी में, आपके एसेट्स में, तो जाहिर सी बात है ये आपके लॉसेस भी फ्लो होंगे, लॉसेस भी इफेक्ट करेंगे इस इन्वेस्टमेंट वैल्यू को। तो ये इक्विटी मेथड हमें तब तक लगाना है जब तक हमारी जो इन्वेस्टमेंट मान लो कंसिस्टेंटली लॉसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इक्विटी मेथड के थ्रू जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन एसोसिएट जीरो हिट ना कर जाए, ठीक है, तब तक लगाना है। एक बार ये जीरो हिट कर गया, इक्विटी मेथड से रिपोर्ट करना बंद कर देना है। अब मान लो कंपनी ने टर्न अराउंड करा, कंपनी वापस कमाने लगी, तो ही इक्विटी मेथड से रिपोर्ट करना है, वो भी कब, जब अनरियलाइज्ड लॉसेस जो है ना कंपनी के, शेयर इन अनरियलाइज्ड लॉसेस ऑफ द एसोसिएट कंपनी रिकवर हो जाएं, ठीक है, तब जाके वापस रिपोर्टिंग शुरू कर देना इक्विटी मेथड से, सिंपल। अब इक्विटी मेथड जो है, जैसे मैंने एक लाइन में पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा ना 1 लाइन कंसोलिडेशन, पूरे की पूरी इन्वेस्टमेंट जो थी मैंने एक लाइन में कंसोलिडेट कर दी। जो अगला साल था उसके अंदर मैंने 1.5 मिलियन से बढ़ा दी, ये सारी कैलकुलेशन करके। तो अब जब मैं इसको लिखूँगा बैलेंस शीट पे, मैं लिखूँगा इसको इन्वेस्टमेंट इन वाई अंडर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, तो मैं इसको आपका 10 से 11.5 लिख दूँगा, ठीक है। इसको फिर मैंने एक ही सिंगल लाइन में कंसोलिडेट कर दिया। मूविंग ऑन, 1-2 करिकुलम में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी बैलेंस शीट कैलकुलेशन भी होती है। ठीक है, एक चीज़ आती है हमारी एमोटाइजेशन ऑफ एक्सेस परचेज प्राइस, हो क्या रहा है उसमें। एक तो इक्विटी मेथड में ना ये एक चीज़ अजम्पशन ही मान लो ऑलमोस्ट, कि जो हमारा इन्वेस्टी है वो रिपोर्ट कर रहा है फेयर वैल्यू पे, अगर वो फेयर वैल्यू पे नहीं कर रहा होगा तो जो भी डिफरेंसेस कॉज कर रहे होंगे ना फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू में, वो चीज़ें दे रखी होंगी, इवेंचुअली बुक वैल्यू के थ्रू फेयर वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इन्वेस्टी रिपोर्ट्स, ये तो जहाँ भी मैं ऐसे एस्ट्रिक्स वगैरह मार्क कर दूँ मतलब अजम्पशन है, ठीक है, रिपोर्ट्स एट फेयर वैल्यू, ठीक है।
और हमारा जो इन्वेस्टर है वो भी पूरा का पूरा फेयर वैल्यू पे ही चल रहा है, वो भी पैसे फेयर वैल्यू पे ही डाल रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम एमोटाइजेशन ऑफ एक्सेस परचेज प्राइस। अब कभी कभी क्या होता है, इक्विटी मेथड जो हम कंसिडर करते हैं ना, मान लो